नंबर 9, जिसका नाम है ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच में YouTube चैनल के माध्यम से दोबारा रूबरू हो रहा हूँ। काफ़ी मेरे विद्यार्थियों को इस YouTube चैनल के द्वारा लाभ मिलता है और चूँकि आपकी परीक्षा का समय है, इसलिए अलग अलग टॉपिक्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में साझा कर सकूंगा, ऐसे प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, जहां आप सभी लोगों को निःशुल्क रूप से मेरी तरफ से एक उपहार के रूप में नव वर्ष का मिल सके और आप सभी लोग फिजिक्स के अलग अलग प्रश्नों का लाभ उठा सकें। मेरा ऐसे ही आप लोगों के लिए आशा है और शुभकामनाएं हैं। यहाँ मैं आज आप सभी लोगों को यूनिट नंबर 9 अध्याय नंबर 14 की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका नाम ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ हैं। MP बोर्ड के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हट गईं, कुछ चीज़ें इंक्लूड भी हो गईं। उन चीज़ों को लेकर के आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर ठोस की बात करते हैं तो ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। सॉलिड का मतलब, ठोस का मतलब एक ऐसी युक्ति होती है जिस पर यदि बाह्यबल आरोपित किया जाए तो आकार, आयतन और आकृति में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो उसको अपन क्या कह देते हैं? ठोस कह देते हैं। क्या कारण है कि ठोस होता है? चूंकि अंदर के अणु और परमाणुओं के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, औसत दूरी होती है, वो नियत होती है, इसलिए ठोस होते हैं। इनके आकार, आकृति और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आंतरिक ज्यामिति, इंटरनल ज्योमेट्री के आधार पर ठोसों को दो भागों में विभाजित किया गया। इंटरनल ज्योमेट्री के आधार पर आंतरिक ज्यामिति मतलब इसको अपन कैसे समझेंगे? तो सिंपल सी बात है, यदि अंदर के अणुओं और परमाणुओं की जो आकृति हो वो रिपीटेड हो, रेगुलर हो और 3D नेटवर्क में हो, मतलब नियमित हो और उनकी पुनरावृत्ति हो और त्रिविमीय आकृति के रूप में हो, जैसे त्रिभुज बना रहे हैं तो त्रिभुज ही बनाएंगे, तो ऐसे ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। अगर अंदर के अणुओं और परमाणुओं की आकृति नियमित ना हो, कोई त्रिभुज बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है, बीच में इनके आकर्षण का बल टूट गया, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस या फिर कांचाप द्रव। तो चूंकि इनके बीच की जो बॉन्ड है, बंध है, वो टूटा टूटा सा है, तो इनको कम बल या ऊष्मा देने पर इनका सहसंयोजी बंध टूट जाएगा, मतलब इनका गलनांक कम होगा। ये पारस्परिक आकर्षण के कारण बहुत अच्छी तरीके से फिक्स रहते हैं, इसलिए इनका गलनांक उच्च होगा। आपको यदि उदाहरण देखना है तो क्रिस्टलीय ठोस के हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शुगर, शक्कर होती है, जैसे NaCl नमक होता है, और जैसे हीरा देख लिया होगा आपने। तो हीरे की जब बात करते हैं या नमक की बात करते हैं, शक्कर की बात करते हैं, तो त्रिविमीय जो आकृति है इनकी कैसी होती है? रिपीटेड होती है, रेगुलर होती है और त्रिविमीय नेटवर्क में होती है। ऐसे ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कांचाप जो द्रव होते हैं, अर्थात कांच की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनको यदि देखें तो वो रेगुलर नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें रेगुलरिटी है, इसलिए उनको ऊष्मा देंगे तो बंध टूट जाएंगे। लेकिन ये बहुत कम ही हमारे सिलेबस में ये चीज़ आती है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा नहीं आती। इनके गुण भी हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के गुण भी हैं और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण भी हमारे सामने हैं। लेकिन जो मेन पार्ट इस यूनिट में है वो है आपका अर्धचालक। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर हमको सेमीकंडक्टर पढ़ना है तो सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम चालक, कुचालक और अर्धचालक की बात करें। जब कुचालक, चालक और अर्धचालक की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। चालक, कुचालक, अर्धचालक में हम सामान्य व्यू में यदि चालक की बात करते हैं तो हम कह देते हैं चालक वो युक्ति होती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। आराम से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वो गति कर सकते हैं,
और जब गति कर सकते हैं तो उनमें धारा भी प्रवाहित हो सकती है। Isn't it all of you? Yes or no? ओके, तो बात समझ में आती है। चालक वो युक्ति होती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालक, लकड़ी वगैरह, चालक के तो सारे धातु उदाहरण आ गए। एक ऐसा अधातु भी है जो विद्युत का सुचालक होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। वेरी गुड। अगर हम कुचालक की बात करते हैं, विद्युत रोधी की बात करते हैं, तो प्लास्टिक आ गई, आपकी लकड़ी की चीजें आ गई, वो चीजें जिनमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, चाह के भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अब अर्धचालक की बात आई, हमारे सिलेबस में दो ही उदाहरण हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। दोनों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ये सामान्य स्थिति में कुचालक की भांति कार्य करते हैं, लेकिन यदि इनको ऊष्मा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और ये चालक की भांति क्या करने लगते हैं? कार्य करने लगते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? अर्धचालक की। पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। हमने कहा जिसकी चालकता चालक एवं कुचालक के मध्य होती है। सिंपल सी बात है, सामान्य स्थिति में कुचालक की भांति कार्य करते हैं, जब ऊष्मा दे देते हो तो वो चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। ऐसी चीज़ों को हम अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे सिलेबस में दो ही प्रकार के अर्धचालक हैं। ये तो सामान्य परिभाषाएं थी जो हमने बचपन से लेके अभी तक पढ़ी कि चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धारा प्रवाहित की जाए। कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। अर्धचालक जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। उन्होंने कहा एक नई थ्योरी आई, उस नए सिद्धांत के आधार पर हमको चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ना था। तो वो नई थ्योरी कौन सी थी? उसे कहते थे ऊर्जा बैंड सिद्धांत। इस ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हमको चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ना था। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होता है, हम इस बात पर अपने विचार रखते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर 11 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आगे के अगर आप ऑर्बिटल देखेंगे तो वो खाली होंगे, है ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो कैसे ऑर्बिटल भरेंगे? तो शुरू के अगर हम ऑर्बिटल्स देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? भरे होते हैं। ऊर्जा का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, सिंपल सी बात है, ऐसी ऊर्जा के स्तर को अपन पता है क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम संयोजी बैंड। ऊर्जा का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, ऐसे बैंड को, ऐसे बंद को हम संयोजी बंद के नाम से जानते हैं। आगे का ऊर्जा का स्तर देखोगे, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, खाली है। तो ऊर्जा का वह स्तर जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से मुक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसे बंद को कहते हैं संयोजी बैंड या संयोजी बंद, सॉरी चालन बैंड कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ की ऊर्जा, शुरुआत की ऊर्जा ज़्यादा हुई, कम होएगी, और जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे 2s2, 2p6, 3s2, तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। मतलब चालन बैंड की ऊर्जा संयोजी बैंड से ज़्यादा होती है। और इन दोनों की ऊर्जाओं का जो डिफरेंस होता है डेल्टा ई, इसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर आप चालक, कुचालक और अर्धचालक तीनों का विश्लेषण किया जा सकता है। एक बार और देख लीजिए, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी चालक को लेंगे, धातु को लेंगे, तत्व को लेंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होगा, आणविक क्रमांक होगा, जिसके आधार पर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आगे वाले ऑर्बिटल में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते आगे वाले ऑर्बिटल खाली रहते हैं। ऊर्जा धीरे धीरे ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं तो ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऊर्जा का वो स्तर जो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है उसे संयोजी बैंड कहते हैं। ऊर्जा का वह स्तर जो खाली होता है उसे चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई ही वो चीज है जिसके आधार पर आप चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित कर सकते हो। सिंपल सी बात है। सबसे पहले चालक की बात आई। जब चालक की बात आई तो बड़ी इजी सी बात है, सिंपल सी बात है। चालक की परिस्थिति में हम देखें तो संयोजी बैंड
और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर अति व्याप्त होते हैं। अति व्याप्त होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने में कोई ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, अर्थात आराम से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और आराम से धारा प्रवाहित होने लगती है। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। चालन के केस में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, अर्थात ये आराम से अपने में धारा प्रवाहित करवा लेते हैं। अगर हम कुचालक की बात करें, चाहें जिंदगी भर चाहें, फिर भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनको कुचालक कहते हैं। बात आई अब अर्धचालक की। सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में होता तो है गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, किस किस के बीच? संयोजी बैंड और चालन बैंड, लेकिन वह बहुत कम होता है। कम ऊर्जा दोगे, नहीं दोगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऊर्जा थोड़ी बहुत दोगे तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे और धारा प्रवाहित होने लगेगी। यही तो कमाल है किसका? ऊर्जा बैंड सिद्धांत का, कि चालक के केस में वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 हो गई, कुचालक के केस में बहुत ज्यादा हो गई, अर्धचालक के केस में थोड़ी कम हो गई। सामान्य स्थिति में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, लेकिन जब थोड़ी बहुत ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले जाएंगे? संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे और उनमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। सिंपल सी बात है, क्या होने लगेगी? उनमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब हम अर्धचालक की बात करते हैं, और हमारी इस चैप्टर में जो मुख्य समझने वाली पृष्ठभूमि है या विषय वस्तु है वो कौन है? सरल सी बात है, वो आपकी कौन है? अर्धचालक, क्योंकि अर्धचालक युक्तियां ही पढ़ना है। सबसे पहले जब अर्धचालकों की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है, जब अर्धचालकों की बात करते हैं तो अर्धचालकों को अब हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक तो शुद्ध अर्धचालक और एक अशुद्ध अर्धचालक। अर्धचालकों के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो, प्योर हो, उसको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। हमारे सिलेबस में जर्मेनियम और सिलिकॉन 2 ही अर्धचालक हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर शुद्ध अर्धचालक है उसको हम निज अर्धचालक कहेंगे। अर्धचालक हम समझ गए, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, इसलिए कुचालक की भांति कार्य करता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो वो अर्धचालक की भांति कार्य करने लगता है। शुद्ध अर्धचालक, अगर हम कहें कि जर्मेनियम का शुद्ध अर्धचालक है, तो सिंपल सी बात है, जब जर्मेनियम का शुद्ध अर्धचालक होगा तो आप इस बात पर विचार करिए, जो एक जर्मेनियम होगा वो 4 जर्मेनियम से घिरा होगा, 1 2 3 4, क्योंकि जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ऐसे हजारों लाखों जर्मेनियम है, शुद्ध है कोई तो दूसरा कोई नहीं, केवल जर्मेनियम है। एक जर्मेनियम 4 जर्मेनियम से घिरा है। क्यों 4 से क्यों घिरा है? क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। इस जो माध्य में था, जो मिडिल में था, सिंपल सी बात है, उस जर्मेनियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी जर्मेनियम को दे दिए। पड़ोसियों ने कहा हमारे भी एक ले लो, पड़ोसियों ने भी एक दे दिए। लेन देन के लिए कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो गए। ये वाला जर्मेनियम फिर 4 जर्मेनियम से घिरा था, लेन देन हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं बचा। ऐसी ये वाला जर्मेनियम भी 4 जर्मेनियम से घिरा था, इनका भी लेन देन हो गया आपस में, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं बचा। आप देख सकते हैं इस पृष्ठ पटल पर कि यहाँ पर प्रत्येक जर्मेनियम ने अपने पड़ोसी जर्मेनियम के साथ, अपने नेबरिंग एटम्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं बचा। और जब इन जर्मेनियम के पास, शुद्ध जर्मेनियम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं बचा, तो ये जो जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, ये कुचालक मतलब इंसुलेटर की भांति कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन होते
तो ये चालक की भांति कार्य करता। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि सामान्य स्थिति में कुचालक, लेकिन ऊष्मा दे दें और बंध टूट जाए तो भी किसकी भांति कार्य करने लगता है, चालक की भांति कार्य करने लगता है। तो एक शब्द आया है ऊष्मीय विक्षोभ। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ये बॉन्ड टूट जाते हैं। जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो होल उत्पन्न हो जाते हैं। होल मतलब खाली स्थान, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं तो प्रेरण के कारण जो होल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऋणावेश। फिर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, होल उत्पन्न हो गए, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, होल उत्पन्न हो गए, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, होल उत्पन्न हो गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उतने ही होल उत्पन्न होते हैं। हम समझ गए इस शुद्ध या निज अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने का काम इलेक्ट्रॉन और होल करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं। दो प्रश्न आते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में धारा प्रवाहित करने का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल करते हैं। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। अब बात आई अशुद्धि मिलानी है। कुछ लोग मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, भैंस गईं हैं उनके पास, और जब मिलावट करते हैं तो कुछ लोग 1 किलो दूध में 100 ग्राम पानी मिलाते हैं। कुछ होशियार कहते हैं 1 किलो पानी में 100 ग्राम दूध मिला देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। सिंपल सी बात है, जब 4 जर्मेनियम आप लोगे और उनमें आपको अशुद्धि मिलानी है तो आप 4 जर्मेनियम के बीच में एक अशुद्धि मिलाओगे। सिलिकॉन भी ले सकते हैं, समझिए उसके बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन अपन जर्मेनियम से ही समझ रहे हैं। तो 4 जर्मेनियम के बीच में आपको एक अशुद्धि मिलानी है, और ऐसे ही पास में भी पड़ोस में भी 4 जर्मेनियम के बीच में एक अशुद्धि मिलानी है। ऐसे यहाँ पे भी 4 जर्मेनियम के बीच में एक अशुद्धि मिलानी है। तो यहाँ पर उसने कहा कि जब कोई अशुद्ध अर्धचालक है, सिंपल सी बात है, तो शुद्ध अर्धचालक में जो आप अशुद्धि मिलाओगे वो 2 प्रकार की होगी। या तो त्रिसंयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि होगी या पंच संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि होगी। त्रिसंयोजकता मतलब ट्राइवेलेंट, जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 3 है। पंच संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मतलब जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। सिंपल सी बात है। तो त्रिसंयोजकता मतलब 3rd ग्रुप, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थेलियम, फलाने ढकाने, जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 3 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, मतलब ये अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर आप पंच संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि देखेंगे तो उन एटम्स को लेंगे जिनकी संयोजकता 5 है, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, 5वां ग्रुप, 5th ग्रुप, सिंपल सी ऑफ द पीरियडिक टेबल, आवर्त सारणी का 5वां, उन सबकी बैलेंसी 5 है। उनमें से एक पसंद कर लो। तो यहाँ कौन पसंद कर रहे हो, त्रिसंयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि, या कौन पसंद कर रहे हो, पंच संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि। तो पड़ोसी एल्यूमिनियम ने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन, पहले तो पड़ोसी जर्मेनियम ने 1-1 दे दिया एल्यूमिनियम को, भैया तुम बच्चे हो 1-1 ले लो। सब पड़ोसियों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन एल्यूमिनियम के पास देने के लिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2 और 3। तेरा क्या होगा कालिया, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों रह गई, क्योंकि थे ही नहीं, मतलब होल उत्पन्न हो गए। ऐसे 4 जर्मेनियम के बीच में इधर इधर, ऐसी इधर इधर भी एक एल्यूमिनियम भर दो। थोड़ा समझ में आ जाए आपको, इसको भी 4 ने घेरा है। किसने घेरा है, 4 ने, जर्मेनियम ने घेरा है। 4, 1 की कमी रह गई, सिंपल सी बात है। तो जहां जहां 4 जर्मेनियम के बीच में 1 एल्यूमिनियम होगा, वहां वहां 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाएगी, कमी रह जाएगी। इस प्रकार आपके पास होलों की संख्या कितनी हो जाएगी, NH। लाखों करोड़ों जर्मेनियम में है, तो उनके बीच में 1/4 तो भरोगे एल्यूमिनियम, यस और नो। 4 जर्मेनियम के बीच में 1 एल्यूमिनियम, होलों की संख्या आ गई। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये अशुद्ध अर्धचालक है। अशुद्धि मिलाने की विधि को डोपिंग कहते हैं। खिलाड़ियों का भी कई बार डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट मतलब उनके ब्लड में जो एस्ट्रोट्स वगैरह ले रहे हैं, उनकी पुष्टि उस डोपिंग टेस्ट से होती है। यदि वो पाए जाते हैं, आपराधिक प्रकरण में पाए जाते हैं, तो उनको उस खेल से हटा दिया जाता है। दवाई वगैरह ले लेते हैं वो, सिंपल सी बात है, वो डोपिंग टेस्ट होता है। ऐसी यहाँ पे भी अशुद्धि मिलाने की विधि को हम डोपिंग कहते हैं।
त्रिसंयोजकता तत्व और पंचसंयोजकता तत्व। अभी हमने त्रिसंयोजकता तत्व की अशुद्धि मिलाई थी। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई तो होल आ गए, कुछ ऊष्मा ले ली तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हो गए। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो कौन आ गए मेरे बच्चों, कुछ होल पहले से थे, कुछ और आ गए और इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हो गए। तो आप लोग देख सकते हो होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है। जब होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है, होल को पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव का पहला पद पी होता है। तो इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को पी प्रकार का अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। ऐसे पी प्रकार के अर्धचालकता की खोज हो गई। अशुद्ध अर्धचालक वो भी कौन सा, पी। कब, जब कौन सी अशुद्धि मिलाई, ऐसी। अब 4 जर्मेनियम के बीच में आप ऐसे तत्व की अशुद्धि मिलाओगे जिसकी संयोजकता 5 है। जर्मेनियम ने घेरा और संयोजकता 5 है, तो पड़ोसियों ने एक एक दे दिया, ले लो हमारे ले लो। नाइट्रोजन के पास 5 थे, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 खा लिया। यहाँ तो एक एक्स्ट्रा हो गया, कौन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक अधिक इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसी 4 जर्मेनियम के बीच में एक नाइट्रोजन यहाँ भर दिया, फास्फोरस भी भर सकते थे, 4 से सहसंयोजी बंध बन गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ऐसी अपन ने जहाँ जहाँ 4 जर्मेनियम के बीच में एक नाइट्रोजन भरा होगा वहाँ हर जगह एक इलेक्ट्रॉन कैसा आ गया होगा, एक्स्ट्रा आ गया होगा। ऐसे यहाँ कौन आ गए आपके पास, पंचसंयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 से सहसंयोजी बंध बन गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गई। लेकिन कहीं भी आपको होल नजर आ रहे हैं क्या, नहीं। तो अब ये क्या करेगा, जब पंच संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिला दी, बाहर से ऊष्मा ले लेगा। जब बाहर से ऊष्मा ले लेगा तो सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। यहाँ कौन उत्पन्न हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से थे, कुछ और आ गए, तो किसकी संख्या बढ़ गई, और होल भी आ गए। इलेक्ट्रॉन ऋण होते हैं कि धन होते हैं, ऋण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेगेटिव का पहला शब्द क्या होता है, एन। इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को एन प्रकार का अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपका अर्धचालक हो गया, ठीक है। और अर्धचालक के 2 प्रकार हो गए, जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, उसको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जिसमें त्रिसंयोजकता और पंच संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो इसको क्या कह देते हैं अपन, अशुद्ध अर्धचालक। त्रिसंयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार का अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, और पंच संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार का अशुद्ध अर्धचालक।